नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आज हम बात करते हैं सोने और चांदी के भाव के बारे में। तो भाई सोना और चांदी दोनों की कीमतें नीचे आई हैं और जैसे ही ऐसा होता है हम सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमने लगता है, क्या अभी खरीद लेना चाहिए या फिर थोड़ा और इंतजार करना बेहतर रहेगा। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम शुरुआत करेंगे आज के ताज़ा रेट से और फिर थोड़ा गहराई में उतरेंगे, उन ग्लोबल वजहों को समझेंगे जिनके कारण कीमतों में ये हलचल मची हुई है, ताकि आखिर में एक सही फैसला लिया जा सके। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उन नंबर्स की जिसका सबको इंतजार रहता है। आज सोने और चांदी के होलसेल रेट्स आखिर हैं क्या? चलिए चांदी से शुरू करते हैं। 1 किलो चांदी का जो भाव है वो अभी करीब 2,75,000 रुपए के आसपास चल रहा है। और पता है, इस हफ्ते चांदी की कीमतों में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इसका असर सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट पर भी साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, अब आते हैं सोने पर। अलग अलग कैरेट के हिसाब से दाम स्क्रीन पर हैं। सोने में भी इस हफ्ते काफी उतार चढ़ाव रहा है और कीमतों में थोड़ी नरमी आई है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये आंकड़े तो सिर्फ ट्रेलर हैं, असली कहानी तो कुछ और ही है। हाँ, तो असली कहानी अब शुरू होती है। मतलब इन गिरती बढ़ती कीमतों के पीछे आखिर कौन सी ग्लोबल ताकतें काम कर रही हैं? क्योंकि देखिए, मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई का सीधा साधा खेल नहीं होता। ये उम्मीदों का, डर का और दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के फैसलों का एक बहुत बड़ा मैदान है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये कीमतें गिर क्यों रही हैं? और इसका जवाब हमें मिलेगा अमेरिका में। जी हाँ, इसके लिए हमें वहाँ के इकोनॉमिक डेटा को समझना पड़ेगा। देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका का महंगाई का डेटा आया, जिसे हम CPI डेटा भी कहते हैं। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि महंगाई 0.3% बढ़ेगी, पर असल में वो बढ़ी सिर्फ 0.2%। अब सुनने में ये अंतर बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन मार्केट के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी राहत की खबर थी। अब समझिए कि इसका असर होता कैसे है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। मतलब महंगाई कम हुई तो इसका मतलब है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व को अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, जब इंटरेस्ट रेट में नरमी की उम्मीद होती है तो अमेरिकी डॉलर कमजोर हो जाता है, और जैसे ही डॉलर कमजोर होता है, सोना और चांदी जैसे सेफ एसेट्स एकदम से चमकने लगते हैं। बस ये है पूरा कनेक्शन। और हाँ, जब बात डॉलर की छिड़ी गई है तो एक और बहुत बड़े ग्लोबल बदलाव को समझना जरूरी हो जाता है। देखिए, दुनिया भर के देश अब धीरे धीरे डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रही हैं और इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ रहा है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। आजकल मार्केट में ये खबरें खूब चल रही हैं कि रूस शायद वापस डॉलर सिस्टम की तरफ लौट सकता है। अब सोचिए, अगर ऐसा किसी बड़ी डील के तहत हो गया तो क्या होगा? डॉलर को शॉर्ट टर्म में मजबूती मिल सकती है, और हम ये तो अब समझ ही चुके हैं कि मजबूत डॉलर का मतलब है सोने पर प्रेशर। तो हाँ, ये एक शॉर्ट टर्म रिस्क है जिस पर नजर रखना जरूरी है। लेकिन ये तो बस कहानी का एक छोटा सा पहलू है। जो असल बड़ी पिक्चर है ना, वो है डी-डॉलराइजेशन की। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म ग्लोबल ट्रेंड है जो सब कुछ बदल रहा है। तो सवाल उठता है कि ये डी-डॉलराइजेशन आखिर है क्या भला? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं वो अपने खजानों में डॉलर की जगह अब सोना खरीद कर जमा कर रहे हैं। मतलब वो डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कौन? चीन। पिछले सिर्फ 10 सालों में चीन ने अपने पास रखे अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स को लगभग आधा कर दिया है। अब वो करीब $683 बिलियन पर आ गए हैं। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा मूव है। और मजे की बात ये है कि ऐसा सिर्फ चीन ही नहीं कर रहा, दुनिया के लगभग सारे बड़े सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। अब आप ही सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े खरीदार ही सोना जमा कर रहे हों तो ये सोने की कीमतों को लंबे समय के लिए एक बहुत मजबूत सहारा देता है। चलिए अब इस ग्लोबल पिक्चर से थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि हमारे अपने देश यानी भारत के बाजार में क्या चल रहा है। और यहाँ पर कहानी काफी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, भारत में इस वक्त सोने की डिमांड थोड़ी ठंडी पड़ी हुई है, सोना डिस्काउंट पर मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन में डिमांड जबरदस्त है और वहां सोना प्रीमियम पर बिक रहा है। सच तो ये है कि चीन की यही मजबूत डिमांड है जो इंटरनेशनल कीमतों को एक लेवल से ज्यादा नीचे गिरने से रोके हुए है।
अब भारत में इस सुस्ती की भी कुछ खास वजह हैं। पहली बात तो ये कि करीब 1 महीने में पहली बार सोना डिस्काउंट पर मिल रहा है। दूसरी, कीमतों में इतनी तेजी से उतार चढ़ाव हो रहे हैं कि खरीदार भी वेट एंड वॉच वाले मोड में चले गए हैं। और तीसरी एक और खबर है कि सरकार शायद 80 टन सोना इंपोर्ट करने की इजाजत दे सकती है, जिससे सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों पर और भी दबाव बन सकता है। तो इन सारे ग्लोबल और लोकल फैक्टर्स को एक साथ रखकर हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, अब क्या किया जाए, निवेश करें या इंतजार? देखिए, यहाँ ना 2 अलग-अलग टाइम फ्रेम में सोचना होगा। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो रूस अमेरिका डील जैसी खबरें डॉलर को मजबूत करके सोने की कीमतों में करेक्शन ला सकती हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो डी-डॉलराइजेशन और सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी सोने के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बना रही है। तो ऐसे में एक समझदारी भरा कदम क्या हो सकता है? देखिए, जो लोग निवेश के नज़रिए से देख रहे हैं, उनके लिए एक साथ सारा पैसा लगाने के बजाय अलग-अलग प्राइस लेवल पर धीरे-धीरे किश्तों में खरीदारी करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और हाँ, जो लोग गहने खरीदने की सोच रहे हैं, वो हमेशा BIS हॉलमार्क ज़रूर चेक करें और ये भी याद रखें कि जो रेट्स दिखाए गए हैं, उन पर 3% GST और मेकिंग चार्जेस भी अलग से लगेंगे। खैर, एक बात तो तय है, मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। करेंसी के साइकिल बदलते हैं, देशों के बीच रिश्ते बदलते हैं, लेकिन सोना वो हजारों सालों से वैल्यू का एक प्रतीक बना हुआ है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है कि कीमतों का भविष्य कौन तय करेगा? शॉर्ट टर्म की ग्लोबल पॉलिटिक्स या फिर लॉन्ग टर्म में सेंट्रल बैंकों की ये सोची समझी स्ट्रैटेजी? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।